So good morning, students. And yesterday प्रॉब्लम कर रहे थे और ये प्रॉब्लम भेज थी कि हाउ द फ्रीक्वेंसी वेरीज और चेंजेस विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लोड। ठीक है, तो आज हम दोनों केसेस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब हमारी डिमांड बढ़ती है तब भी और जब हमारी डिमांड रिड्यूस होती है तब भी। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो डिमांड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? डिक्रीज होगा। वेरी गुड। और जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तब? इंक्रीज। जब डिमांड इंक्रीज होगी तब तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। Yes. और जब डिमांड हमारी डिक्रीज होगी तब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। वेरी गुड। तो एक चीज़ आपको ये तो पता लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन आज का सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ चीज़ें हमने कल फाइंड आउट कर ली थी और एक लास्ट जो फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू पर पहुँचेगी वो हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए मैं बहुत आप लोगों के लिए एक आसान सा फॉर्मूला लाया हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कल जैसे हमने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया था तो हम क्विकली यहाँ पे फटाफट ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने गिवन क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे इन गिवन तो सबसे पहले तो हमें एच गिवन है, सही यहाँ पे दिख रहा है आपको। आफ्टर एच सबसे पहले आप देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है 100 मेगा MVA सिंक्रोनस जनरेटर। कहने का मतलब है कि वैल्यू ऑफ G इज गिवन एज 100 MVA। सिंक्रोनस जनरेटर है क्योंकि ऑपरेट करता है फुल लोड पे। ठीक है, तो फुल लोड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके, अभी जनरेटर जो है 50 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। द लोड इज सडनली रिड्यूस टू 50 मेगावाट। तो यहाँ पे जो ये वाला एग्जांपल है हमारा, इट बेसिकली कंसिडर्स फ्रीक्वेंसी लोड हमारा क्या हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो हम कल वाली प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कल वाली प्रॉब्लम है सॉरी ये वाली प्रॉब्लम हम पहले करेंगे। ठीक है, जो येस्टरडे वाली शो की थी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया था कि गिवन हमें क्या क्या है। एक तो 100 MVA जनरेटर है जो 50 हर्ट्ज पे काम करता है एंड ऑपरेट करता है एट लो लोड। तो यहाँ पे अभी जनरेटर हमारा लो लोड पे है, तो इसके लिए हमने ये डायग्राम बनाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपकी पावर होती है इन पर यूनिट्स और इन मेगावाट। यू कैन से इन मेगावाट ऑल्सो और इन मेगावाट। तो यहाँ पे जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है वो नो लोड फ्रिक्वेंसी है बिकॉज जनरेटर के ऊपर अभी कोई लोड नहीं है। तो सडनली क्या होगा, इस प्रॉब्लम में जनरेटर के ऊपर कुछ लोड अप्लाई किया जाएगा, अ लोड ऑफ 25 मेगावाट। तो आप यहाँ देख सकते हो कि लोड ऑफ 25 मेगावाट इज अप्लाइड ऑन द जनरेटर। तो यहाँ पे आ गया 25 मेगावाट का लोड है जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब सडनली अगर लोड इंक्रीज हुआ है तो स्टीम का इनपुट सडनली नहीं बढ़ सकता, जिसके कारण फ्रिक्वेंसी में रिडक्शन आएगा और फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी रिड्यूस। तो यहाँ पे हमने देखा फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ रिड्यूस हो गई है और हम पहुँच गए पॉइंट पे डेल्टा F0 पे। ठीक है, और एट दिस फ्रिक्वेंसी जनरेटर हैव टू सप्लाई 25 मेगावाट, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रिक्वेंसी में रिडक्शन क्यों आता है भाई, उसके पीछे का कारण क्या था, फ्रिक्वेंसी क्यों कम हो जाती है? लोड इंक्रीज। नहीं, वो तो रिलेशन है ना, कि लोड का फ्रिक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है जो आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड फ्रिक्वेंसी रिड्यूस क्यों हो जाती है।
रीज़न तो टेक्निकल है ना, बिल्कुल। रीज़न इनर्शिया के कारण सर, क्या बोल रहे हो? इन जनरेटर के इनर्शिया के कारण सर। जनरेटर की इनर्शिया के कारण नहीं, एग्जैक्ट आंसर होगा कि जनरेटर का जो रोटर है वो लॉस करेगा काइनेटिक एनर्जी, है ना। वो क्या करेगा? लॉस करेगा काइनेटिक एनर्जी, और उस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी लॉस करने में उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगी हमारी मशीन की, ठीक है। इसके बिहाइंड द रीज़न। तो यहाँ पर 25 मेगावाट जनरेटर को भी सप्लाई करना है फ्रॉम मोटर, और 0.6 सेकेंड्स लगते हैं, विच इज़ अ टाइम लैग गिवन। और ये टाइम लैग क्या है कि जब जनरेटर जो है हमारा, है ना, जनरेटर का स्पीड गवर्निंग सिस्टम वो एक्ट करना शुरू करेगा। तो टरबाइन स्पीड गवर्निंग सिस्टम जो है वो एक्ट कब कर रहा है? 0.6 सेकेंड के बाद। तो 0.6 सेकेंड तक हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है फ्रॉम द रोटर? 25 मेगावाट। यानी कि ये जो 25 मेगावाट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको 0.6 सेकेंड्स तक सप्लाई करना है शुरुआत में, ठीक है, आपके जनरेटर को। और यहाँ पे एक एच की वैल्यू गिवन है। तो कल हमने यहाँ पे देख लिया था, ये सब हमने गिवन लिख लिया है, और आज हम देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व। तो सबसे पहले रोटर इनिशियली कितनी एनर्जी अपने पास रखेगा, और जिसको हम बोलेंगे स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। सो स्टोर्ड एनर्जी इन रोटर मास, ठीक है। तो जो भी रोटर है हमारा, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, या जनरेटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो कैसे निकालते थे आप? फ्रॉम द फॉर्मूला एच, ठीक है। यहाँ पे आपको एच गिवन है। एच होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन मेगा जूल्स डिवाइडेड बाय मशीन रेटिंग इन MVA, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और के काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी स्टोर, जो भी एनर्जी हमें रोटर मास में स्टोर होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, बिकॉज रोटर क्या कर रहा है आपका? रोटेट कर रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच मल्टीप्लाइड बाय मशीन रेटिंग, है ना। तो जी हम लिख लेते हैं सिंपली। तो इसको हमने कल फाइंड आउट भी किया था, और अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। एच की वैल्यू है आपकी 4.5 किलोवाट सेकेंड्स पर kVA. This is multiplied by machine rating is 100 multiplied by 10 to the power 3 kVA, है ना, क्योंकि वो MVA में है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये हमारे पास लिस्टेड है, एंड ये हमारे पास आएगा। देखो वाट सेकेंड जो होगा वो 1 जूल हो जाएगा, है ना। 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। 1 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। इसको रिमेंबर कर लो। सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 450, और इधर आ जाएगा हमारे पास 450 मेगा जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर कितनी हुई इनिशियल? 450 मेगा जूल्स। अब ये जो 450 मेगा जूल्स है, ये आपकी स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है, जिसको मैं बोल देता हूँ KE। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी वर्क, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट, यानी कि ये जो प्रॉब्लम हम अटेम्प्ट कर रहे हैं इसमें हमारे 3 स्टेप्स होंगे, ठीक है। ओनली 3 स्टेप्स एंड वी गेट द आंसर। तो नंबर 1 हमारा हो गया इस प्रॉब्लम में। स्टेप नंबर 1 की स्टोर्ड एनर्जी रोटर मास में हमने निकाली। नंबर 2 कितनी काइनेटिक एनर्जी हमें लॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट इंटरनेट चला गया। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट टू
सप्लाई 25 मेगावाट, यानी कि 25 मेगावाट सप्लाई कर रहा है फॉर हाउ मच सेकेंड, 0.6 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये आपको 25 मेगावाट पावर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, है ना, बिकॉज एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो 25 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय 0.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगेन वाट सेकेंड यूनिट होगी मेगा जूल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 दैट इज कितना आएगा, तो 3 मेगा जूल्स, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, कितना आया 15 मेगा जूल्स। अब देखो जो शुरुआत में मैंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी इन मशीन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर या फिर स्पीड स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर या हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, है ना। अगर मशीन जो है रोटेट कर रही है हाफ जे ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ और जे इज कांस्टेंट, सो ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एंड सेम आएगा आपका एफ स्क्वायर को लेकर के, बस रेस्ट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है मशीन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम, वो प्रोपोर्शनल है किसी फ्रीक्वेंसी 1 के स्क्वायर के बराबर, है ना, जो भी इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी रहेगी। और यहाँ पे जो हमने काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कर दी है, उसके बाद मशीन के अंदर काइनेटिक एनर्जी बची, काइनेटिक एनर्जी 2। सो नाउ काइनेटिक एनर्जी 2 वो कितनी होगी मशीन के अंदर, 450 मेगा जूल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी थी, इसमें से हमने 15 मेगा जूल्स काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कर दी है, ठीक है। तो अब मशीन के अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी बची है, दैट इज 435 मेगा जूल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 2 जो मशीन के अंदर है, अब इसको रिस्पॉन्ड करेगी सेकेंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी और सेकंड काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो लास्ट स्टेप जो है हमारा हाउ टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, वो हमारा ऐसे आ जाएगा कि थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये होगा F1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F2 स्क्वायर। तो एक्चुअली क्या है कि हमें ये जो F2 है वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1 मल्टीप्लाइड बाय F1 स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स F2 वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय F1, F1 इज हाउ मच 50, तो मैंने यहाँ से स्क्वायरिंग हटा दी है। F2 वो क्या होगा आपका अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2 कम क्यों हुई, क्योंकि रोटर ने एनर्जी लॉस्ट कर दी, तो 450 माइनस 15 यानी कि 435, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हाउ मच 450। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। जल्दी से आंसर बताओ क्या आता है। फोर 435 divided by 450, 48.7333 आ रहा है। 48
हाँ यस 48 तो तुम्हारा नहीं आना चाहिए। फोर्टी नाइन पॉइंट ये आ रहा है 49.16 वन फाइव 16 49.16 है ना यस हर्ट्स, क्योंकि ये हर्ट्स में है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आ गई इसको कैसे किया है, जहाँ पे हम कल अटक गए थे। सो वी हैव कवर्ड दिस पार्ट कि काइनेटिक एनर्जी हमने डायरेक्टली ये कहाँ से निकाली है, हमने फ्रीक्वेंसी कहाँ से निकाली, काइनेटिक एनर्जी यूज करके। ठीक है, तो कई बुक्स में जो है फॉर्मूले जो है आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, लेकिन दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इज इट ओके, ये प्रॉब्लम क्लियर है। तो इसी की जैसे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, जिसको आप सॉल्व भी करोगे साथ साथ। ठीक है, प्रॉब्लम समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम? अभिषेक, अमित भगवती, सर रिपीट कर दीजिए एक बार थोड़ा सा। इस प्रॉब्लम में ऐसा था कि एक 100 MVA का जनरेटर है, जिसे टर्बो अल्टरनेटर हम लोग बोलते हैं, जो स्टीम टर्बाइंस और स्टीम पावर प्लांट्स में के साथ यूज होता है। ठीक है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है एट नो लोड। तो जो फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर आउटपुट है ना, इस तरफ क्या है, पावर आउटपुट है आपका, ये आपका है पावर आउटपुट, ई आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर। तो फ्रीक्वेंसी हमारी किस तरीके से वैरी करती है विद जनरेटर के आउटपुट के साथ। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज पे जब हमारा जनरेटर काम कर रहा है, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नो लोड। तो नो लोड हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज में आप लिखी है। आफ्टर दैट क्वेश्चन में ये गिवन था कि सडनली क्या हुआ, जनरेटर का लोड बढ़ गया। तो सडनली जनरेटर का लोड कहाँ पहुँच गया, अब थे पहले इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान इस पॉइंट पे थे, यानी कि लोड था आपका 0। सडनली क्या हुआ, लोड आपका कितना इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया 25 मेगावाट। तो जनरेटर को 25 मेगावाट सप्लाई करना है, और जो जनरेटर की कर्व है वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये जनरेटर की कर्व बन गई। अब इस कर्व के अकॉर्डिंगली हमें पता लगता है कि जनरेटर की फ्रिक्वेंसी रिड्यूस होती है। ठीक है, और जनरेटर की फ्रिक्वेंसी जो है रिड्यूस हो जाती है, वो इस पॉइंट पर आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है एफ नॉट पॉइंट। ठीक है, तो ये जो 50 हर्ट्ज है ये हमारी फ्रीक्वेंसी 1 है, और जो एफ नॉट है हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है। हमें इस क्वेश्चन में ये एफ 2 भी निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ये पैरामीटर्स हमें दिए हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा था कि भाई फ्रीक्वेंसी रिड्यूस क्यों होती है, तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस इसलिए होती है कि रोटर को अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस करनी होती है। तो बेसिकली हमें वही फाइंड आउट करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया कि काइनेटिक एनर्जी थी कितनी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है H/A² डिवाइडेड बाय मशीन रेटिंग। तो यहाँ से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पहली काइनेटिक एनर्जी आ गई 450 मेगा जूल्स, और मैं इसको डिनोट कर दिया KE1 से। ठीक है, इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग डिमांड इंक्रीज, तो जब डिमांड हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है, वेन एवर डिमांड इंक्रीज, तो जनरेशन को भी उसी के प्रोपोर्शनली इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो स्पीड गवर्निंग सिस्टम है वो लेट एक्ट करता है। ठीक है, स्पीड गवर्नर लेट एक्ट्स। तो इससे होगा क्या कि स्टीम इनपुट जो होगा वो सडनली इंक्रीज नहीं होगा। सो स्टीम इनपुट डज नॉट इंक्रीजेस सडनली। तो स्टीम इनपुट सडनली इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, तो अब जनरेशन को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, वरना मशीन आउट ऑफ स्टेप जा रही है। तो डिमांड के साथ साथ जनरेशन को मैच करने के लिए होगा क्या, रोटर से कुछ एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी रोटर को, और इन दिस प्रोसेस जनरेशन में रोटर ने हमारे यहाँ पे लॉस कर दी है 15 मेगावाट। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जितनी एनर्जी जितनी पावर हमें सप्लाई करनी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने टाइम के लिए ये पावर
इंडिपेंडेंटली रोटर सप्लाई करेगा, ठीक है, विदाउट स्पीड गवर्निंग एक्शन। तो 0.6 सेकेंड के बाद यहाँ पे स्पीड गवर्नर स्टार्ट होता है, ठीक है, और टाइम टैग आता है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ स्टीम वॉल्व टू द मशीन कमेंस ओपन आफ्टर 0.6 सेकेंड, यानी कि 0.6 सेकेंड्स लग जाते हैं स्टीम वॉल्व को ओपन करने में, लेकिन इस दौरान 0.6 सेकेंड तक पावर जो है 25 मेगावाट कहाँ से सप्लाई होगी आपकी, फ्रॉम द रोटर स्टोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटर में जो काइनेटिक एनर्जी वहाँ से हमने इस पावर को सप्लाई कर दिया फॉर 0.6 सेकेंड। तो कितनी एनर्जी टोटली सप्लाई करनी पड़ेगी, 15 मेगा जूल। दोनों के कैसे निकालेंगे, 25 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय 0.6 सेकेंड्स। तो ये तो केस था जब फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्वेंसी जब रिड्यूस होती है तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी 2 आएगी वो आपकी 450 मेगावाट माइनस 15 मेगा जूल्स आएगी, और दैट इज़ 435 मीटर फिक्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी मशीन की काइनेटिक एनर्जी है वो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा या फिर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी 1 जो स्टोर थी वो इनिशियल फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और जो सेकंड काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है उसके प्रोपोर्शनल होगी। बस इन दोनों को डिवाइड करना है और वी गेट द आंसर एज 49.16। सो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है हमारी इसके अपोजिट। अब क्या होगा कि जनरेटर हमारा किसी एक पॉइंट पे काम कर रहा है, दैट इज़ द फुल लोड पॉइंट है, फुल लोड पॉइंट पे काम कर रहा है और वहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब सडनली क्या होगा, लोड क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोड इंक्रीज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वहाँ पे लोड रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं क्विकली। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसमें ये जो गिवन है वो आप देख लो फटाफट। नंबर 1 थिंग जो आपको गिवन है वो है जनरेटर की रेटिंग G 100 MVA, सिंपल जनरेटर ऑपरेटिंग एट फुल लोड। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारी जो मशीन है फुल लोड पर वर्क कर रही है अभी। सो लेट्स से कि ये मशीन का फुल लोड है जिसकी FL, और यहाँ पे जो मशीन की फ्रीक्वेंसी है वो आपको गिवन है, ठीक है। 100 MV सिंगल जनरेटर ऑपरेट्स ऑन फुल लोड एट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे दिस इज F1 50 हर्ट्ज, ठीक है। द लोड इज सडनली रिड्यूस। अब होगा क्या कि लोड आपका रिड्यूस हो गया, तो लोड कितना रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 50 मेगावाट, ठीक है। 50 मेगावाट का रिडक्शन आ गया लोड में और फुल लोड से, एंड ड्यू टू टाइम लैग इन द गवर्नर सिस्टम द स्टीम वॉल्व बिगिंस टू क्लोज आफ्टर 0.4 सेकेंड्स। तो अगेन आपके पास जो चीज़ें गिवन है आप क्विकली उनको लिखो। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज, उसके बाद PG टाइम लैग इन द गवर्नर सिस्टम 0.4 सेकेंड्स, डेल्टा P जो आपको सप्लाई करना है, जो रिडक्शन आया है, ठीक है, वो है आपका 50 मेगावाट्स, और हमें निकालना है चेंज फ्रीक्वेंसी। तो डिटरमाइन द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स इन दिस टाइम। तो यहाँ पे हमें ये वाली फ्रीक्वेंसी निकालनी है F2, सॉरी F2 तो यहाँ पे नहीं होगा, दिस इज F11। तो अगर हम यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि अपलोड हमारा क्या हो गया, दिस इज ओवरलोड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज F2, और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, F2 ज़्यादा है
F1 से, आपको इस ग्राफ से भी दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लोड क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया फ्रॉम द पुल। तो इस केस में जो एनर्जी होगी रोटर में, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। सबसे पहले आप ये निकालो स्टेप नंबर 1, स्टोर्ड एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी 1 निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते थे, H मल्टीप्लाइड बाई G। सो H कितना है आपका 5 किलोवाट सेकेंड पर केवीए, और जो G है वो आपका है 100 एम्पियर। उसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर हमारे पास आएगा 500 मेगा जूल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 500 मेगा जूल्स। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी increased due to reduction in load। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप निकालो कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई और कितनी काइनेटिक एनर्जी रोटर में स्टोर करी, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी स्टोर का है रोटर। ये कैसे निकालोगे कि जितना रिडक्शन हुआ है लोड में यानी कि 50 मेगावाट और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.4 सेकेंड से, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 आंसर आएगा आपका मेगा जूल्स में 50 मेगा जूल्स आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारी वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है ना। पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 500, और जो काइनेटिक एनर्जी 2 अब आपके पास आएगी काइनेटिक एनर्जी 2, वो क्या होगी ke1 प्लस ke2, ke1 प्लस, और इसको बोलते हैं डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी 1 500 प्लस 20 मेगा जूल्स, तो ये हो गया 520 मेगा जूल्स, ठीक है। पुट आउट नो सर। आप क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 भी है ना, और फ्रीक्वेंसी 1 भी है, काइनेटिक एनर्जी 2 भी है और फ्रीक्वेंसी 2 भी है। जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ आंसर क्या आता है। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। $50.9 है, ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर।
सो F2 हमारा जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 520 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई F1 स्क्वायर। F1 कितना हमारा दैट इज ये स्क्वायर में डालिए और F2 हो जाएगा 50.99 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। Yes. तो इस यहाँ पे हमने दोनों केसेस पे क्वेश्चंस देख लिए कि जो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीज एंड इंक्रीज क्यों होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम की तरफ, जो कि यहाँ पे इस चैप्टर की लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, और इस टाइप का प्रॉब्लम हमने कल कर ली चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो जनरेटर्स हैं जो कि रेटेड हैं, एक 200 मेगावाट और एक 400 मेगावाट पे, एंड ऑपरेटिंग इन पैरेलल। ठीक है, जब भी पैरेलल ऑपरेशन होता है तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए आप कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हो। ठीक है, ऑलवेज यहाँ पे होता क्या था कि हमारे पास दो मशीन होती थी अलग अलग है ना। लेट्स से कि एक मशीन वो वाली थी और जो दूसरी मशीन थी ये वाली थी। ठीक है, अब ये दोनों मशीनें जो है एक कॉमन फ्रिक्वेंसी पॉइंट पे काम करती हैं। ठीक है, इन द पैरेलल ऑपरेशन। तो लेट्स से कि ये फ्रिक्वेंसी पॉइंट जो है कॉमन ऑपरेटिंग पॉइंट कहीं पर यहाँ पर आएगा। एक तो ये वाला पॉइंट है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नो लोड फॉर फर्स्ट मशीन। ठीक है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नो लोड फॉर सेकेंड मशीन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती थी हमारे पास वाली फ्रीक्वेंसी आप मान सकते हो, दिस इज द फुल लोड पावर एट फुल लोड फॉर फर्स्ट मशीन। पावर फुल लोड पर कितनी डिलीवर हो रही, पावर डिलीवर हो रही है, और ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी वो होगी फुल लोड फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ एल फॉर फर्स्ट मशीन। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर सेकंड मशीन की बात करें तो सेकंड मशीन में भी कुछ इस तरीके से होता था, ये पावर होती थी फुल लोड और सेकंड मशीन, और जो ये फ्रीक्वेंसी होती थी ये होती थी आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड फॉर सेकंड मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिमिलर ट्रायंगल्स यूज करते थे, और मशीन कितनी कितनी पावर डिलीवर करेगी एट द कॉमन फ्रीक्वेंसी पॉइंट। तो कॉमन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली, इसको हम ऐप मान लेते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी पे जो मशीन है आपकी, मशीन 1 आपकी P1 पावर डिलीवर करती है और मशीन 2 आपकी P2 पावर डिलीवर करती है। दे आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, और टोटल लोड जो भी होगा या फिर PT बोले, PT टू बी सप्लाइड भी सप्लाइड, जो भी लोड सप्लाई करना है P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ठीक है, और Pg1 और Pg2 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो जनरेटर्स हैं जो रेटेड हैं, एक 200 मेगावाट और एक 400 मेगावाट। तो गिवन है हमें G1 सेकंड G2,
जनरेटर 1 200 मेगावाट और 400 मेगावाट, ठीक है। तो ये जो रेटिंग है यहाँ पे अभी मेगावाट्स में गिवन है और ऑपरेट करते हैं पैरेलल में, ठीक है। पैरेलल का मतलब है कि जब भी फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा तो जो भी जनरेटर्स हैं वो एक कॉमन फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं और दे शेयर द लोड इन प्रोपोर्शन टू देयर रेगुलेटिंग स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर्स, ठीक है। तो वो तो हो गई यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन या फिर बेसिक थ्योरी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स देखी थी, ठीक है। तो जनरेटर 1 200 मेगावाट, जनरेटर 2 400 मेगावाट। जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरेटर की, यानी कि परसेंटेज ड्रू फॉर द फर्स्ट मशीन, एक का है आपका 4% और दूसरी का है 8%, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो परसेंटेज ड्रू होता था वो आप फ्रॉम लो लोड टू द फुल लोड कंसिडर करते थे, तो ये हो जाता था आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लो लोड माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता था और ये आपका हो जाता था ड्रू, ठीक है। सो जो जनरेटर वाले हैं तो इसका अगर मैं ड्रू ढूंढना चाहूँ तो 4% मीन्स 0.04, ये होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लो लोड फॉर द फर्स्ट जनरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड फॉर फर्स्ट जनरेटर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ निकाल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड फॉर फर्स्ट मशीन, फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड फॉर फर्स्ट मशीन यहाँ पे आ जाएगी 0.96 फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर जनरेटर 2 0.05 is equal to f and then for 2 minus f fn for 2 divided by f and then for 2. So fn 2 यानी कि frequency of full load for the second machine is 0.95 times frequency of low load for second machine. तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप। फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल लोड फॉर द फर्स्ट मशीन आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी फॉर द फुल लोड ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कम है वैसे भी एफ एन एल 1 से, तो ये जो एफ एन एल 1 है वो ये और एफ एफ एल 1 ये है, तो आपको दिख रहा होगा ये रिड्यूस वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 0.9 से 0.95 एफ एन एल। अब हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ से निकल के आएंगे, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास दो सिमिलर ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल आपका ये कंप्लीट। तो जो ट्राइंगल्स हैं दैट इज अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूँ, इसको ओ, इसको बी, इसको ओ डैश और इसको सी, ठीक है। तो ये जो सिमिलर ट्राइंगल की थ्योरी में वहाँ से एफ एन एल 1 दैट इज ओ ए डिवाइडेड बाय और ए ओ डिवाइडेड बाय ओ डैश ए, एफ एन एल माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ एन एल 1 माइनस एफ एफ एन 1, वो आपको इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे ओ बी डिवाइडेड बाय ओ डैश बी, सो ओ बी इज E1 एंड ओ डैश सी, हो जाएगा E एफ एल 1, तो P1 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ एन एल 1 माइनस एफ डिवाइड बाय एफ एन एल 1 माइनस एफ एफ एन 1 मल्टीप्लाइड बाय ई एफ एल 1। सो ऐसा ही फॉर्मूला हमारा सेकंड साइड के लिए रहता है, यानी कि जनरेटर के लिए। तो उन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे आप
and quickly we will see P1 है ना, अगर P1 देखो so P1 is FNL1 minus F divided by FNL1 minus FFL1 इम्पॉर्टेंट ये है कि FFL1 आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, वो है 0.96, दिस इज 0.96 FNL1 and this is multiplied by FL1, तो ये हो जाएगा FNL1 माइनस F डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 0.04 FNL1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ पहली मशीन की रीडिंग, सो पहली मशीन की रीडिंग कितनी है 100 माइक्रोन, P2 F नो लोड माइनस कॉमन फ्रीक्वेंसी है 0.05 FNL2 multiplied by second machine rating D1 to be 400 megawatt, so 400 megawatt इस तरीके से मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन थी आपकी P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्वेश्चन में गिवन है जो भी टोटल लोड है जो आप के जनरेटर्स को सप्लाई करना है, जनरेटर 1 एंड जनरेटर, सो दिस इज जनरेटर 1, दिस इज फॉर जनरेटर 2, इन दोनों जनरेटर्स को ये लोड शेयर करना है और वो लोड कितना है 600 मेगावाट, तो P1 प्लस P2 यहाँ पे क्या होगा 600 मेगावाट, P1 प्लस P2 is 600 मेगावाट एंड इन दिस केस ये जो P1 और P2 है वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो आपको करना क्या है, अब वही P1 प्लस P2 600 में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगी P1 प्लस P2 600 megawatt, so P1 is FNL1 minus F divided by 0.04 L after that ये जनरेटर्स हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे डिफाइन करी गई है 4%, 5% रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, और वो तो फॉर्मूला डिफाइन करी गई है एंड एज्यूमिंग द जनरेटर्स आर ऑपरेटिंग एट 50 हर्ट्ज एट नो लोड, तो जनरेटर की जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो नो लोड पे 50 हर्ट्ज ये आ रहेगी, FNL आपका 50 हर्ट्ज ये आ रहेगी, FNL1 और FNL2 आपका इक्वल होगी, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं और F को ऑलरेडी पहले से फॉलो था, FNL1 यहाँ पे और FNL2 उनको बराबरी होगी, हम इसको डायरेक्टली FNL माइनस F डिवाइड बाय FNL मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.04 प्लस FNL minus F divided by FNL
400 डिवाइडेड बाय 0.05 जो होगा 600 तो मेगावाट मेगावाट यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। बात समझ में आई कि FNL1 और FNL2 दोनों यहाँ पर बराबर हो गए बिकॉज जो दोनों मशीन से नो लोड पर काम कर रही है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड है फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो दैट मीन्स कि दोनों की नो लोड स्पीड दोनों की नो लोड फ्रिक्वेंसी सेम है 50 हर्ट्ज। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से FNL माइनस F डिवाइडेड बाय FNL आपको कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 104 प्लस 400 divided by 0.05 and this is equal to 7. After that, यहाँ से हमें FNL minus F divided by FNL के लिए वैल्यू हो चाहिए। तो वैल्यू क्या है अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 6 divided by 130 और यहाँ से हम P1 का शेयर निकाल देंगे। जो P1 है हमारा P1 होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 130, सो 1 डिवाइडेड बाय 0.04 बाय 6 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 200 निकालना। तो ये आ जाएगा हमारे पास हाउ मच दिस 131 मेगावाट। तो आप देख सकते हो कि जो आपकी मशीन 1 है उसकी रेटिंग जो 200 मेगावाट है, ठीक है, लेकिन उसको सप्लाई कितना लोड करना पड़ रहा है 231। तो मशीन हो गई है ओवरलोड इस केस है ना, मशीन क्या हो गई है ओवरलोड हो गई है। तो हम कह सकते हैं P1 इज ओवरलोडेड, यानी कि जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक है उसकी परफेक्ट नहीं है और मशीन ओवरलोडिंग पे चल रही है। P2 होगा 1 by 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाइड बाय 400 मेगावाट। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 369 मेगावाट। तो एक मशीन आपकी अंडरलोड है और एक मशीन आपकी ओवरलोड है। तो ये जो ओवरलोड वाली कंडीशन है इसको हमें अवॉइड करना है, अवॉइड दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन को जो सिस्टम है उसमें अवॉइड कैसे किया जाता है, इस कंडीशन को अवॉइड किया जाता है बाय मेकिंग ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल। सो बाय मेकिंग groups equal for both machine। तो जब groups equal होंगे दोनों मशीन के, only then you will get, we can avoid this condition है ना। अब दोनों मशीन हमारी शेयर करेगी लोड को इक्वली, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर रेगुलेटिंग पैरामीटर्स। और वो रेगुलेटिंग पैरामीटर जो है ग्रुप वो क्या होना चाहिए, आपका दोनों का बराबर होना चाहिए। तो फाइनल कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से ये निकल के आया है कि एक मशीन ओवरलोडेड हो गई है इस केस में, और जब ग्रुप इक्वल होगा तभी जो मशीन्स हैं वो हमारी लोड को शेयर कर पाएगी, और एक मशीन जो है अभी जो ओवरलोडेड है। ऑल्सो इस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, व्हाट विल बी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट द लोड, तो ये आप निकाल सकते हो इजीली। प्री गवर्नर एक्शन क्या होता है ये मैंने कल बता दिया था कि गवर्नर आपका कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है टू करेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और टू इंक्रीज द स्टीम आउटपुट। और इस प्रॉब्लम को आपको रिपीट करना है, रिपीट द प्रॉब्लम इफ बोथ गवर्नर्स आर ऑपरेटिंग एट 4%, ठीक है। तो ये जो बोथ गवर्नर एट ग्रुप और 4%, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। हमारे पास जो दोनों जनरेटर्स हैं उनका ड्रूप्स क्या है 4% है, ठीक है। और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी, तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, सिस्टम फ्रीक्वेंसी विल बी F, ठीक है। तो हमने इसको ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है। F जो होगा वो होगा हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लोड माइनस
6 divided by 130 फ्रीक्वेंसी और तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज माइनस 6 डिवाइडेड बाय 130 यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 47.69 हर्ट्ज। तो आप देख सकते हो कि अगर कोई मशीन ओवरलोड पे जाती है तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस बाय यूजर, ठीक है, जो कि ±1% के अंदर नहीं है, और इस केस में सिस्टम हमारा आउट ऑफ सिंक्रोनिसिटी चला गया, ठीक है। सो दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, दिस इज द वर्स्ट फ्रीक्वेंसी सिचुएशन, ठीक है। इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा बाय मेकिंग रूट्स इक्वल फॉर बोथ द मशीन्स। तो दोनों मशीन्स के रूट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। दिस इज अवर होमवर्क प्रॉब्लम एंड दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास।